नरेंद्र मोदी के बारे में लोग कहते हैं कि जहां विरोधी सोचना बंद कर देते हैं वहां से मोदी सोचना शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री की सोच और अप्रोच क्या है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज देखने को मिला। पिछले कई दिनों से संसद में, सड़क पर, सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, अडानी कंट्रोवर्सी। नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, कोई पुराने जमाने का पीएम होता, तो उनकी कोशिश यह होती कि अब किसी भी उद्योगपति के साथ कोई स्टेज शेयर ना की जाए, किसी बिजनेसमैन के साथ कहीं फोटो ना खिंच जाए, किसी डील पर दस्तखत करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ठीक इसका उलट किया। मोदी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ बैठकर एक बड़ी डील साइन की, अपने साथ बैठाया टाटा को। पिछले 4 दिनों में मोदी टाटा, बिरला और अंबानी तीनों के साथ मिलकर कौन सी नई कहानी लिख रहे हैं और 24 के लिए कौन सी नई उड़ान का प्लान बन रहा है, आपको दिखाते हैं। 12 बजे के पहले पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। क्या मोदी दोपहर 12 बजे ही चुनाव जीत जाएंगे? क्या अमित शाह की भविष्यवाणी सच हो जाएगी? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 12 बजे के पहले पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए जीत वाली बात कह दी। यह अमित शाह का ओवर कॉन्फिडेंस है या नरेंद्र मोदी सचमुच जीत रहे हैं? 2 मार्च सुबह 8 बजे पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में वोटों की गिनती शुरू होगी। अमित शाह कहते हैं कि दोपहर 12 बजे तक बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन जाएगी। 8 साल के कम समय के अंतराल में प्रधानमंत्री जी स्वयं 51 बार नॉर्थ ईस्ट आए, 51 टाइम। आजादी से अब तक किसी भी प्रधानमंत्री की फ्रीक्वेंसी नहीं रही है और हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री को कंपलसरी यहां आना है। इसके साथ साथ कोरोना के समय से जो परंपरा शुरू हुई है फ्री चावल देने की, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक क्षेत्र को प्रतिशत, आबादी के प्रतिशत में हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ है। और आज नॉर्थ ईस्ट के गरीब को यह मालूम पड़ गया है कि मेरे घर को कंप्लीट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव 2024 की बोर्ड परीक्षा के सैंपल पेपर की तरह हैं। देश सबसे बड़े चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। खुद प्रधानमंत्री ने जो गिनती बताई है उसके मुताबिक चुनाव में सिर्फ 372 दिन बचे हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 372 दिन और 543 सीट। अमित शाह ने 2024 के चुनाव के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही है। मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री के इस बयान को कांग्रेस के लीडर अपने मोबाइल पर 20-20 बार देख चुके हैं। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, के चंद्रशेखर राव, शरद पवार, ये सारे नेता अमित शाह के बयान पर क्लोज डोर मीटिंग कर रहे हैं। मोदी के सबसे भरोसेमंद मंत्री ने बयान ही ऐसा दिया है। इसे एक बार फिर सुनिए। मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। 24 में मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर तक पैदल पूरा देश नाप चुके हैं। कांग्रेस के लीडर अब पूरब से पश्चिम की यात्रा पर निकलने वाले हैं। केसीआर, केजरीवाल और अखिलेश के साथ अलायंस बनाने की गुफ्तगू कर रहे हैं। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का भी अपना प्लान है। उधर मोदी 350 सीट का संकल्प लेकर बैठे हैं। 2023 इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, ठीक वैसे ही जैसे कि 2018 इंपॉर्टेंट था 2019 के लिए। 2018 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतकर कांग्रेस ने दिल्ली वापसी के सिग्नल दिए थे। फिर भी 2019 में मोदी प्रचंड जीत हासिल करके आ गए। 2023 में तो 2018 जैसा कोई सिग्नल भी नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीट में से 28 सीट,
राजस्थान की 25 में से 25, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 और कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट में से 25 सीट। 2018 में कांग्रेस ने जिन 4 बड़े राज्यों को जीता था वहां लोकसभा की 93 सीट आती है। 2019 में नरेंद्र मोदी की जीत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 18 में जिन 4 राज्यों में कांग्रेस जीती, 19 में वहां की 93 लोकसभा सीट में से 87 सीट मोदी के पास चली गई। सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। पिछले 4 साल में मोदी के वोट इंटैक्ट हैं या उन्हें वोटों का नुकसान हुआ है। गुजरात ने हाल ही में अपना मैंडेट दिया है। मोदी के लिए गुजरात की बात अलग हो सकती है, लेकिन बाकी देश क्या सोचता है, चलिए सिलसिलेवार ढंग से डेटा और ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वोट बैंक है गरीब वोटर। 2009 में 16% गरीबों ने बीजेपी को वोट दिया था और गरीबों के 27% वोट कांग्रेस को मिले थे। 2014 में बीजेपी को 24% गरीबों के वोट मिले और कांग्रेस का गरीब वोट शेयर 27% से घटकर 20% रह गया। 2019 में नरेंद्र मोदी ने इस गरीब वोट बैंक को और मजबूत किया। 2019 में 36% गरीबों ने बीजेपी को वोट दिया और सिर्फ 17% वोट कांग्रेस को मिले। ऐसा क्यों हुआ, यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शौचालय वाला पक्का घर और घर में नल से जल, किसानों को 6000 रुपए वाला सम्मान और महिलाओं को फ्री रसोई गैस। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पहले टर्म में गरीबों के लिए जो किया उसका फायदा 2019 के चुनाव में मिला। अब तो उनके खाते में फ्री राशन वाले वोट भी हैं। 80 करोड़ गरीबों को फ्री वाला राशन 24 में वोटों का कैसा अनुशासन दिखाएगा। नरेंद्र मोदी के विरोधी इसे सोचकर ही परेशान हो जाते हैं। माताओं बहनों को भी मैं कहना चाहता हूं, आपको सर पर जो पानी उठा करके लाना पड़ता है ना, ये आपका बेटा आपको इससे भी मुक्ति दे देगा और पाइप से पानी लेके आएगा। धुएं से मुक्ति के लिए गैस का कनेक्शन देना हो या हमारे हर गरीब परिवार को बीमारी में इलाज की सुविधा देनी है, तो अधिक से अधिक लाभ मेरे गरीब परिवारों को, वंचित परिवारों को और उसमें भी मेरी माताओं बहनों को, बेटियों को मिला है। इनके अभाव में सबसे अधिक परेशानी अगर किसी को होती है, पानी नहीं है तो परेशान कौन? मां बहने। बिजली नहीं है तो परेशान कौन? मां बहने। घर में राशन नहीं है, परेशान कौन? मां बहने। हर मुसीबत माताओं बहनों को। और ये बेटा आपकी हर मुसीबत को समझता है, उन मुसीबतों से आपको मुक्ति दिलाने के लिए ये आपका बेटा दिन रात काम करता है। हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा वोट बैंक लोअर मिडिल क्लास है, जो एकदम गरीब नहीं है, लेकिन उसके पास जो है वो पर्याप्त नहीं। 2009 में लोअर मिडिल क्लास के 19% वोट बीजेपी को मिले थे, कांग्रेस के खाते में 29% गए थे। 2014 में लोअर मिडिल क्लास के 31% वोट बीजेपी को मिले और कांग्रेस को सिर्फ 19% वोट मिले। 2019 में बीजेपी ने इस सेक्शन में अपना वोट शेयर बढ़ाकर 36% कर लिया, कांग्रेस 21 पर रह गई। सीएसडीएस के आंकड़ों से साफ है कि गरीब और लोअर मिडिल क्लास के बीच मोदी बीजेपी का बेस मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस की ताकत घटती जा रही है। 2019 में अब तक ऐसा एक भी चुनाव नहीं हुआ जिसमें यह ट्रेंड पलटा हो। तभी तो अमित शाह बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि इस साल मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे और कर्नाटक भी जीतेंगे। मैं तो मानता हूं कि ये चारों राज्य
राजस्थान, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ मध्य और प्रदेश। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राज्य हैं। हम चारों जगह पे जीतेंगे। 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके राहुल गांधी मोदी विरोधी पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर आए। इससे सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो वो है बीजेपी। भगवा पार्टी में ऊपर से नीचे तक, यानी पार्टी प्रेसिडेंट से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक सबको यही लगता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कोई मैच नहीं है। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक पीएम पोस्ट के लिए मोदी और राहुल की पॉपुलैरिटी में 39% का गैप है। मोदी 53% वोटर की पसंद है तो राहुल को सिर्फ 14% वोटर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मोदी और राहुल के बीच का फर्क साफ है। 2019 में लोकसभा की 186 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ। इन 186 सीट में से 171 सीट पर बीजेपी जीती, सिर्फ 15 सीट पर कांग्रेस को जीती। इस तरह 1-to-1 फाइट वाली सीटों पर मोदी का स्ट्राइक रेट 92% और राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट रहा 8%। अडानी करके राहुल गांधी ने सोचा था कि मोदी को बैकफुट पर ले आएंगे, लेकिन मोदी लगातार फ्रंट फुट पर ही खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को बिठाकर टाटा और एयरबस के बीच 250 विमानों की डील कराई। ये एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील है। टाटा एयर इंडिया के लिए 250 एयरबस खरीदेगा। इनमें 40 बड़े साइज के विमान होंगे और 210 मिडिल साइज के विमान होंगे। लखनऊ में बिड़ला और अंबानी के साथ मीटिंग और दिल्ली में टाटा के साथ वर्चुअल मीटिंग। नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो अडानी पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट और संसद में शोर शराबा होने के बाद बैकफुट पर चला जाता, मगर मोदी कभी पीछे मुड़कर देखते ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने एक हफ्ते के अंदर टाटा, बिड़ला और अंबानी के साथ मीटिंग करके नई कहानी गढ़ दी। राफेल के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मोदी का इस तरह आना उनका एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है। दरअसल नरेंद्र मोदी उस चैप्टर को खोलकर पढ़ रहे हैं जिसे राहुल, नीतीश और केजरीवाल जैसे नेता खोलने की भी हिम्मत नहीं करते। यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। आज हमारा सिविल एविएशन सेक्टर भारत के विकास का अभिन्न हिस्सा है। सिविल एविएशन को मजबूत करना हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले 8 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से उछलकर 147 हो गई है, यानी लगभग 2 गुनी बढ़त। दुनिया भर में मंदी का शोर है। भारत 250 विमान खरीद रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता कहते हैं कि मोदी ने एयर इंडिया को फेल कर दिया। हकीकत में मोदी एयर इंडिया को दुनिया की एक बड़ी एविएशन कंपनी बनाने में मदद कर रहे हैं। मोदी विरोधियों की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि वो मोदी को समझ नहीं पाते, इसलिए मोदी की सियासत को भी डिकोड नहीं कर पाते। इस देश को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया है और देश के सामने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। इसके साथ साथ 60 करोड़ लोग जो आजादी के बाद छलावा हुआ महसूस करते थे कि संविधान ने हमें कुछ नहीं दिया, वो 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए एक बहुत पवित्रता के साथ सफल प्रयोग कर उनके जीवन स्तर को उठाया गया है। महाराष्ट्र में शरद पवार परेशान हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने उनके बारे में कुछ कह दिया है। मला वाटतं की देवेंद्र हा एक सुसंस्कृत माणूस आहे,
सगळे माणूस आहे आणि असंच त्याचा आधार घेऊन अशा प्रकारचे शेतकरी ते करतील असं मला कधी वाटलं नाही. अब आपको बताते हैं कि फडणवीस ने कहा क्या था. दरअसल देवेंद्र फडणवीस से अजीत पवार का सपोर्ट लेकर सीएम पद की शपथ लेने का सवाल पूछा गया तो फडणवीस ने उसमें शरद पवार का नाम ले लिया. फडणवीस और अजीत पवार की स्टोरी के बाद ही शरद पवार ने शिवसेना और कांग्रेस को जोड़कर महाविकास अघाड़ी बनाई थी. उसमें से शिवसेना 2 टुकड़ों में बंट गई है और कांग्रेस के नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के बीच तलवारें खींची हुई है. फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं. उद्धव ठाकरे शिवसेना की हार्डलाइन हिंदुत्व को किनारे सरकाकर नए नए अलायंस बना रहे हैं. उद्धव को 24 दिख रहा है, लेकिन टूटे फूटे गठबंधन के साथ मोदी को चुनौती देना आसान नहीं है. आता या टीव्हीवरती बातम्या गेल्यानंतर पुन्हा माझ्यावरती टीका सुरू होईल की बघा यांनी हिंदुत्व सोडलं. बरोबर आहे, पण त्या सगळ्या प्रश्नकर्त्यांना मी सांगू इच्छितो की केवळ रियाज शेठ आणि त्यांच्यासोबत सगळे हजारो लाखो मुस्लिम बांधव भगिनी शिवसेनेत आले म्हणून जर हिंदुत्व सुटत असेल तर काही महिन्यांपूर्वी मोहन भागवत मशिदीत गेले होते, ते काय सोडून आले? महाराष्ट्र से निकलकर चाहें तो बिहार चले जाएं या बंगाल चले जाएं, मोदी के विरोध में खड़े होने वाले नेताओं को एक ही बात सूझती है. मोदी से लड़ना है तो मुसलमानों को एकजुट कर लो और संख्या बल जुटा लो. नीतीश, तेजस्वी, ममता और केसीआर जैसे नेता यही मात खा जाते हैं. मोदी उनसे आगे चल रहे हैं, इसलिए लगातार जीत रहे हैं. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.